नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज है 4 मई 2022 और डेली करंट अफेयर्स में जो मेन सोर्स अगेन इस्तेमाल करने वाला है यहाँ पे मेनली असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज को फोकस किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले ये डाउनलोडिंग लिंक जो रहेगा इस पीडीएफ को, ये मैं मेक श्योर करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दूँ, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एट ऑल इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशंस इन भद्रा एस देन यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट ऑन टू दिस नंबर्स, या फिर आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं हमारे वेबसाइट में, दैट इज़ www.bhadraiesacademy.in। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं, असम ट्रिब्यून से लिया गया है। रेलिवेंस ऑफ महापुरुषिया कल्चर एंड ट्रेडिशन। देखो यह आप अगर देखोगे एडिटोरियल पेज में ही यह आपको मिल जाएगा। आप इसको रिलेट कर सकते हो GS1 इंडियन कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली। और मोर ओवर ये पता है अभी इसलिए भी ज़्यादा इशू को डिस्कस करेंगे ना, क्योंकि हमारा अभी अगर सोसाइटी देख लीजिएगा ओवरऑल इंडिया इन जनरल, राइट, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं जहाँ पर दिख रहा है दैट जो इनटॉलरेंस है कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिपोर्ट्स बोल रहा है, राइट। तो उनके आधार पर अगर देखिएगा कहीं ना कहीं अगर इंडिया का वो फैब्रिक को हम वापस ले आना है भाईचारा का, राइट, तो महापुरुषा जो फिलॉसफी है इनको हम लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ना। यह इशू रेज किया क्यों हुआ, सबसे पहली बात तो यह है क्योंकि एक डिबेट छिड़ गया था रिसेंटली अराउंड इंस्टॉलिंग ऑफ ए स्ट्रक्चर ऑफ वैदिक ऑफरिंग नियर द नामघर इन गोलाघाट। ठीक है, चलो ये सब भीतर में मत पड़ो वरना क्या इश्यूज है, ये तो जस्ट डिस्कस करने के लिए दैट हाँ क्या इशू के कारण हम लोग ये कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। बट मेन जो है ना टॉपिक का कंटेंट बहुत ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक है, राइट। दैट इज इस आर्टिकल में क्लियरली बोला गया था तो देखो हमें समझना पड़ेगा दैट इंडिया का जो नेशनहुड ये किस प्रिंसिपल पे बना हुआ है। तो वो प्रिंसिपल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दैट इज अगर ओवरऑल पूरा इंडिया अगर आप देख लोगे, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, तो आप देखोगे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। वो कल्चरल पर्सपेक्टिव में ही नहीं, लैंग्वेज, रिलीजियन, सब कुछ में अलग अलग है, ठीक है। तो वहीं पर नॉर्थ ईस्ट भी एक पड़ रहा है, राइट। नॉर्थ ईस्ट में अगर स्पेसिफिकली आसाम की अगर बात करें तो आसाम में जो कल्चर है ये असमीज कल्चर है, राइट। अब देखो असमीज कल्चर है ना, वी आर ऑल्सो इंडियंस, बट क्या हम लोग कभी ऐसे बोल रहे हैं दैट वी आर आउट ऑफ इंडिया? नो, राइट। वी आर इंटीग्रेटेड टू इंडिया बट स्टिल वी आर असमीज। समझ रहे हो बात, समझने की कोशिश करो। यही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट भले ही वी इनटेक अ डाइवर्स कल्चर ऑफ आर्स दैट इज बीइंग एन असमीज पीपल, राइट, बट स्टिल वी आर यूनाइटेड विथ इंडिया एज अ होल। क्योंकि अगेन इंडिया एक बड़ा लार्जर एंटिटी है, राइट। बट जहाँ पे बात की जाए हमारे कल्चर की, दैट यस वी आर अ पार्ट ऑफ दिस कल्चर, राइट। ये हमें समझना पड़ेगा, यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। और यही चीज़ प्रीच भी किया गया था महापुरुष शंकरदेव और महादेव जी के द्वारा ना। इनका फिलॉसफी का मेन एम क्या था? इनका मेन एम यही था दैट एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट करे जो क्या इगैलिटेरियन हो, दैट इज वैसे सोसाइटी जहाँ पर जो लोग, देखो सोसाइटी एज अ होल अगर देखोगे ना तो डार्विन्स का थ्योरी अगर देखोगे तो डार्विन ने अपने थ्योरी में बोला था दैट सब कुछ जो है इवॉल्व करता है एज एन ऑर्गेनिज्म, राइट। तो वैसे भी कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है ना वो भी एक ऑर्गेनिज्म की तरह ही इवॉल्व करती है। जब तक आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके नहीं रखोगे ना, कोई दूसरा आके आपका कल्चर को लेकिन डाउन कर देगा, ये सही बात है। लेकिन दिस इज एब्सोल्युटली अ फैक्ट, वो आप हिस्ट्री ने हमें यही सिखाया है, ठीक है। पास्ट में आप कोई भी चीज़ उठा के देखो ना, आप खुद सोचो ना, मुगलों ने जो हमला किया तो उसके बाद जो भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं सिर्फ मुगल 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 ही पढ़ते हैं, है ना। क्या वहाँ पे क्या तब क्या कोई भी डिफरेंट अदर राजा नहीं थे क्या? नहीं, राइट। बट वो लोग भी थे, बट उस समय जो डोमिनेंट फोर्स थी वो थी मुगल फोर्स, समझ रहे हो। और जो जीतता है, ये हिस्ट्री गवाह है, जिसने जीता है आज तक उसने ही हिस्ट्री लिखी है, राइट। तो वही चीज़ बोला गया है यहाँ पर भी दैट तब के समय में जो शंकरदेव महापुरुष शंकरदेव जो थे उन्होंने वो भी चाह रहे थे दैट हमारी सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट ज़रूर हो बट इट शुड बी ऑन एन स्पिरिचुअल पाथ, राइट। जिसमें असम के लोगों को उन्होंने एक अलग सा, मतलब देखो ओवरऑल इंडिया में अगर देखोगे सोशो कल्चरल टेरेंट्स वो अलग है और असम में अगर देखोगे वो रिस्पेक्टिवली बहुत ही ज़्यादा अलग है, राइट। तो वही चीज़ इन्होंने बोला दैट एक आइडेंटिटी ये यहाँ के लोगों को प्रोवाइड करवाना चाहते थे विच वुड हैव बीन डिस्टिंक्ट, जो कि एक्चुअली में है ही। क्योंकि सोशल एक्टिविटीज़ भी अगर देख लोगे, है ना, या फिर कल्चरल आइडेंटिटी भी देख लोगे असमीज पीपल का, दैट इज़ मोर और लेस डिफरेंट। बट
अगर इस टाइप का आइडेंटिटी में कोई भी अगर टैम्पर करना चाहता है तो उससे हमारी जो असमीज कल्चर है ये बहुत ही इंडेंजर्ड में पड़ सकती है। जी हाँ, सर्वाइवल जो है ना असम का एज अ नेशन वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ना। यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ, जब आसाम एज अ नेशन है तो आप ये मत समझिए दैट आसाम शायद एक अलग सा देश बोला जा रहा है, नहीं। देखो, नेशन जो है ना ये कल्चरल टर्म है, राइट। और एक कंट्री जो है वो एक अलग, वो पॉलिटिकल टर्म है। कंट्री का जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज देखी जाती है, बट नेशन की जब भी हम मैं बात करता हूँ वहाँ पे पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं देखी जाती है। नेशन की जब भी मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब यह नहीं दैट सिर्फ और सिर्फ आसाम ही में ही आसाम के लोग हैं, नहीं। आसाम के लोग वेस्ट बंगाल में भी है, आसाम के लोग त्रिपुरा में भी है, डिफरेंट अदर एडजॉइनिंग सिटीज मतलब स्टेट्स में भी है ना। तो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आसाम नेशन ओनली, है ना, भले ही दे आर नॉट द पार्ट ऑफ असम एज अ पॉलिटिकल बाउंड्री। समझ रहे बात, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बोला। और ये जो नेशन किन्होंने मेन रोल किन का रहा है, महापुरुष शंकरदेव जी का, राइट। तो शंकरदेव न्यू दैट हाँ, हिंदुइज्म जो है उसमें कुछ कुछ ऐसी एस्पेक्ट्स है जहाँ पर स्ट्रेंथ है जो कि हर एक धर्म में ही होता है। देखो, ऐसे पहली बता देना चाहता हूँ, इस आर्टिकल में बहुत सारे ऐसे चीज़ें लिखी हुई थी ना जो क्या हमारे काम का नहीं है। वही चीज़ मैं ऐसे आपको जब एक्सप्लेन करता रहता हूँ ना, वो चीज़ आपको बोलता रहता हूँ। इसलिए कभी भी ऐसा मत समझिए दैट कोई पॉइंट मैं छोड़ दे रहा हूँ, राइट। जो जो काम का है अपन को सिर्फ अपन वही डील करेंगे। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, देखो आपका जो एक फिलोसफिकल आपको बहुत समय पोएम भी लिखना पड़ता है ना जी, ऐसे माफ़ करना, है ना। तो वो ऐसे में भी तो ये सब पॉइंट्स काम आ जाएगा ना। कभी भी अगर इस टाइप के ऐसे आए रिगार्डिंग कम्युनल हार्मनी और समथिंग लाइक दैट, तो वो आप वहाँ पे लिख सकते हो, राइट। तो शंकरदेव जी को भी ये पता था दैट हाँ, कोई भी जैसे अदर रिलीजन्स में भी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ कुछ पिटफॉल्स होती है, वैसे ही कुछ हिंदुज़म में भी है, राइट। इसीलिए, और हिंदुज़म में सबसे बड़ा पिटफॉल ये था कास्टिज्म वाला, ठीक है, जहाँ पर एक तबका पंडित होता है जो क्या दूसरे को गवर्न करेगा, मतलब ये जो बोलेगा वही दूसरे अदर लोग भी उनको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो इस टाइप के छोटे मोटे उन्होंने चीज़ देखा और इस टाइप के एविल्स ऑफ सच कास्टिज्म ही वांट टू गेट अवे विद, राइट। तो इसीलिए बेसिकली ही वांटेड टू प्रीच समथिंग विच वुड नॉट रिक्वायर द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज काइंड ऑफ सुपीरियर क्लासेस या फिर प्रीस्ट, नहीं, ये नहीं चाहते थे। इसीलिए इनका जो प्रीचिंग दैट इन्होंने जो बोला, मतलब बातचीत प्रीच किया जो, ठीक है, उस धर्म को कहते हैं हम लोग एक शरणीय भगवती वैष्णव धर्म, ठीक है, जो क्या कंटेन करता है बेस्ट इंग्रेडिएंट्स ऑफ हिंदू रिलीजियस फिलोसफी एंड इट रिमेन्स अवे फ्रॉम द ड्रॉबैक्स लाइक कास्टिज्म, ठीक है। सो अगर इनके फिलोसफी के थ्रू अगर आप असमीज कल्चर को अभी भी प्रीच करते हो, देन यू आर अपहोल्डिंग द विजन दैट ही हैव सोन इन द पास्ट, राइट। एंड हमें ऑफकोर्स करना ही चाहिए। सो दैट इज़ वॉट अ काइंड ऑफ, ज़्यादा कुछ फिलोसफिकल हो गया मुझे पता चल रहा है आप लोगों का, बट स्टिल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, राइट। तो यू शुड नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल। एनीवेज, नेक्स्ट देखते हैं आसाम से ट्रिब्यून से लिया गया है। इंटरनल सिक्योरिटी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं निगारिंग नेशनल डेटाबेस ऑन टेररिस्ट एक्टिविटीज़। नाउ सेंटर डेवलप कर रही है एक नेशनल डेटाबेस ऑन टेररिस्ट एक्टिविटी, ऐसा अमित शाह जी ने कहा है, राइट। नाउ यह क्या परफॉर्म करेगी भाई नेशनल डेटाबेस? देखो, इसमें जो है ना, जो हवाला ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सब मॉनिटर प्रॉपरली किया जाएगा। नाउ हवाला ट्रांजेक्शन क्या होता है, पहली बार सुन रहे हो क्या? देखो, ये एक इकोनॉमी का टर्म है, पहली बात मैं बता दे रहा हूँ। जैसे क्या होता है ना, इंडिया है, ठीक है, और ये यूएसए है, ठीक है। अब आप सोचो इंडिया से आपको यूएसए पैसे भेजने हैं, ठीक है, आप कैसे भेजोगे? आप अगर इंडियन गवर्नमेंट को दे रहे हो, से फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख रुपए भेजने हैं, आपके बच्चे हैं यहाँ पे यूएसए में पढ़ते हैं, या फिर आपका भाई बहन कोई है, ठीक है, उसको आपको 10 लाख रुपए भेजने हैं, ठीक है। तो 10 लाख में तो कुछ टैक्स सरकार ही ले लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, 10 लाख में शायद 9,20,000 रुपए बचे, है ना, 80,000 रुपए सरकार ने टैक्स ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे गई यूएस की गवर्नमेंट भी, सोचो थोड़ा महंगा टैक्स लेकर वो फाइनली इसको 9 लाख रुपया मिला। 1 लाख रुपए का लॉस हुआ क्या नहीं आपका? हुआ क्या नहीं टेक्निकली, है ना। ना मैं ये डेटा एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 लाख रुपए बेचना चाहते हो और फाइनली जो आप जिससे रिश्तेदार को भी बेचना चाहते हो उसको सिर्फ 9 लाख या फिर सो फॉर एग्जांपल 9.2 लाख या फिर से फॉर एग्जांपल 9.5 लाख ही मिला, ठीक है, 9.5 लाख ही मिला, से फॉर एग्जांपल 50,000 जो है वो बीच में टैक्स वैक्स में चला गया, सरकार ने काट लिया, है ना। अब हवाला क्या करती है, हवाला बीच में आके बोलती है, देखो भाई आपका यहाँ पे 50,000 रुपये जा रहा है ना, मैं सिर्फ आपसे 30,000 रुपये लूँगा, आप मुझे वो 10 लाख रुपए दे दो, ठीक है। तो आप इस गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो, आप
उसके थ्रू एक हवाला व्यक्ति को प्रोवाइड कर रहे हो वो पैसे, हवाला ये इंसान क्या करेगा, यह अल्टीमेटली यहाँ पर आपको कैसे भी, मतलब देखो इनका नेटवर्क काम करता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए दे दिए ना, तो इनके पास 10 लाख रुपए कैश में आ गए, कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं होता ये, लेकिन ठीक है। अब ये अपना पार्टी को यूएसए में बोलेगा, देखो भाई उसको 9.7 लाख रुपीज़ दे दो, ठीक है। तो वो जैसे 9.7 लाख रुपीज़ दे देगा तो आपका काम हो गया, है ना, इसको भी ज़्यादा पैसे मिले गए और यहाँ पर भी आपको इतने पैसे कट गए, ठीक है। तो आपका तो कम पैसा लगा ना, बट यहाँ पे आपको फायदा हवाले वालों को कैसे हो रहा है। अब आप बोलिएगा सर ये वाला हवाला इस वाले हवाले को कैसे 10 लाख रुपए भेजेगा, है ना। देखो ये भेजेगा नहीं, बाद में क्या होगा ना, वैसे ही जैसे इंडिया में हो रहा है ना, यहाँ से 10 लाख रुपए इन्हों भेजने हैं, वहाँ से भी किसी को 10 लाख रुपए फ्रॉम एज ए रेमिटेंस इंडिया में भेजने होते हैं, ठीक है। तो वो भी यह 10 लाख रुपए इसको बोलेगा, तो देखो भाई तू, मैंने तेरा 10 लाख रुपए का काम कर दिया, तू भी मेरा इसको पैसे दे दे, समझ लो बात। तो बात बन जाता है, समझ रहे। ये बेसिकली एक इलीगल चीज़ है ना, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट लीगल इन इंडिया, बट स्टिल होता है ये, है ना। क्यों? क्योंकि कम पैसे लगते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट जो है दोस्तों, यह है टेररिस्ट फंडिंग। मतलब ये डेटाबेस में ये सारे इन्फॉर्मेशंस एक जगह रहेंगे, हवाला ट्रांजैक्शन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टेररिस्ट फंडिंग के रिलेटेड, कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो कि फंड किया जाता है, काउंटरफिट करेंसीज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इनके पास रहेंगे प्रॉपर, दैट किस रीजन में काउंटरफिट करेंसी ज़्यादा सप्लाई होती है, बांग्लादेश से ज़्यादा आती है या फिर नेपाल से ज़्यादा आती है, या भूटान से, या फिर म्यांमार से, समझ रहे हो, या फिर पाकिस्तान चाइना से, ठीक है। नेक्स्ट इज नार्कोटिक्स, बॉम्ब थ्रेट्स, इलीगल आर्म स्मगलिंग, ठीक है। इन सारे चीज़ों के डेटा प्रॉपरली इस नेशनल डेटाबेस में रहेगा और मेक श्योर किया जाएगा दैट, शाहजी ने भी बोला है, अमित शाह जी ने, दैट जीरो टॉलरेंस हम अपनाने वाले हैं अगेंस्ट टेररिज्म। कोई भी एनी शॉर्ट ऑफ टेररिज्म अगर दिख गया तो उसको छोड़ेंगे नहीं पकड़ कर, ठीक है। सो गवर्नमेंट हैज़ इंटरेस्टेड द टास्क, मतलब ये जो टास्क इंटरेस्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो किसको किया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नेटग्रिड। नेटग्रिड का फुल फॉर्म नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ठीक है। अब ये नेटग्रिड आया कब था दोस्तों, 2009 में, जब मतलब 2008 में वैसे मुंबई टेरर अटैक हुआ था ना, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था 2009 में। एंड ये कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है जहाँ पर सीमलेस और सिक्योर्ड डेटाबेस रहेगा, जहाँ पे इंफॉर्मेशंस रहेंगे वेरियस टेररिस्ट के, इकोनॉमिक क्राइम्स, है ना, वैसे ही डिफरेंट अदर सिमिलर काइंड ऑफ क्राइम्स जो कि इंडिया में होती है, राइट। तो सबका ये सब चीज़ें डेटा रहेगी यहाँ पर, और ऑनलाइन डेटाबेस रहेगा जहाँ पर कोलेट किया जाएगा scattered piece of informations and putting them together in one platform, जिससे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को प्रॉपरली एक ही जगह चीज़ें के बारे में पता चल जाए। यह लिंक करेगा इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एंड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005। मतलब आप आरटीआई के तहत अगर कोई इन्फॉर्मेशन इससे लेना चाहते हो, यू कैन नॉट टेक दीज इन्फॉर्मेशन, ऑलराइट। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट भी आसाम ट्रिब्यून से ही यह लिया गया है, रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज एंड पब्लिक एंगेजमेंट। वैसे ये भी एडिटोरियल पेज का ही है, इसमें भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप 10 नहीं तो 1000 बार पढ़े होंगे, राइट। उन पॉइंट्स को मैं एविट कर दे रहा हूँ, ठीक है। जनरल जो चीज़ें होती हैं दैट, हाँ क्लाइमेट चेंज एंथ्रोपोजेनिक रीजंस के कारण हो रही है, ये वो, देखो वो सबको पता है, ठीक है। तो 10 बार 1000 बार उसको पढ़ के क्या फ़ायदा। बट हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्या important points हैं which you usually don't come across, so I'll try to incorporate those points here as well. but जैसे कुछ पॉइंट है जिसको हटाया नहीं जा सकता, जैसे वर्ल्ड हैज़ ऑलरेडी वार्म्ड 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे देखो हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में हम लोगों ने क्या बोला था, दैट वैसे तो हम लोग 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक काबू करने की कोशिश करेंगे, और फर्दर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक वैसे ज़्यादा स्ट्रेस यहीं पर रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली 2 डिग्री फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल अगर आप वार्मिंग दुनिया में ज़्यादा देख रहे हो, तो इट विल लीड टू मेनी इवेंचुअलिटीज़, लाइक फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो ही रहा है, जो कि हमें देखने को मिल रहा है। सी लेवल बहुत ज़्यादा राइज हो रही है, राइट। उसके बाद ओशंस जो है वो उसका लेवल ऑलरेडी हमें उड़ता हुआ दिख रहा है, ऊपर से आपका ग्लेशियर्स वो बहुत ज़्यादा पिघल रहा है। तो ये सब तो खैर चीज़ें वहाँ पर लिखी ही हुई थी, बट वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है दैट एक जो विंडो था ना हमारे पास, दैट हम इस क्लाइमेट चेंज को बैक कर सकते हैं, वो विंडो लेकिन हम लोग लॉस कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। अभी यह तो सत्य है, सत्य की घड़ी है दैट हाँ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, यह जो है हम 2040 तक ही यह छू लेंगे, है ना, अगर काबू में रहा तो 100%। अगर काबू में नहीं रहा तो हम लोग इससे भी ज़्यादा आगे शूट ऑफ कर सकते हैं, राइट। और मिडिल ऑफ द सेंचुरी, दैट इज बाई 2050 वी विल श्योरली रीच अप
2 डिग्री सेंटीग्रेड अबव दिस फेज, राइट। कुछ कुछ और भी जो नॉलेजेस दी गई थी यहाँ पर, जैसे टॉप 20 एमिटर्स जो वर्ल्ड में हैं कार्बन के, ठीक है, वो टॉप 20 एमिटर्स ही अकाउंट फॉर नियरली 3/4 ऑफ द कार्बन एमिशन। मतलब दुनिया भर में, है ना, 75% कार्बन एमिशन जो है मात्र 20 देशों के द्वारा किया जा रहा है। और टॉप 5 एमिटर्स जो है ना, दे मेक अप अराउंड हाफ ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट। मतलब आधा कार्बन फुटप्रिंट, मतलब लाइक 50% जो है वो सिर्फ टॉप 5 एमिटर्स के द्वारा ही किया जा रहा है। उसमें इंडिया भी आ रहा है, लेकिन देखो इंडिया का देखोगे एब्सोल्यूट टर्म्स पे तो हम लोग बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट करते हैं, बट पर कैपिटा एमिशन अगर देखोगे ना इंडिया का, बहुत हम लोग पीछे हैं, बहुत पीछे। फ्रांस, जर्मनी, ये सब भी हम लोगों से बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट करती है पर कैपिटा। पर कैपिटा मतलब एक बंदा कितना ज़्यादा कार्बन एमिट कर रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से। समझ लो बात, माफ करना गाइस, है ना, तो वो ज़्यादा है। यूएसए, यूरोप अगर देख लीजिएगा, दे हैव प्लान टू बिकम कार्बन न्यूट्रल कब तक, बाई 2050। चाइना बाई 2060। इंडिया सबसे लैग बिहाइंड कर रहा है बाई 2070। और प्रोफेशनल बॉडीज, ऐसा कहा जा रहा है इस आर्टिकल में, दैट प्रोफेशनल बॉडीज जो है उनको एक साथ आना। प्रोफेशनल बॉडी क्या, आप ले लीजिए क्लाइमेट रिलेटेड स्टेक होल्डर्स, आप सिंपल, है ना, इतना याद नहीं रहेगा आपको, स्टेक होल्डर्स याद रहेगा। दैट स्टेक होल्डर्स है कौन भाई, यही सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स, एनजीओज, है ना, यही तो वी एज अ जनरल पीपल, हम भी तो एक सोसाइटी का ही पार्ट है ना यार। तो वी आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स, और हर एक स्टेक होल्डर्स को एक साथ आना पड़ेगा, मेक श्योर करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल सिविल सोसाइटी के पास अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उनको वो रिक्विजिट नॉलेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, और उनको कहीं ना कहीं हमें हेल्प करना पड़ेगा दैट कैसे वो भी अपने आप को इंगेज कर सके, इंक्लूडिंग वेरियस रिसर्च काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ को टैकल करने में वो हमारी कैसे मदद कर सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट है दोस्तों, द हिंदू से ये लिया गया, हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड के रिलेटेड है। एक्चुअली सेकंड फेज ऑफ मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरीज जो है अंडर द हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट अमेंडमेंट ऑर्डर 22, वो फोर्स में आने वाला है फ्रॉम June 1, 2022। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS2 इस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नाउ हॉल मार्किंग होता क्या है, देखो हॉल मार्किंग मतलब जैसे आप कोई भी सोना गहना खरीदते हो ना, तो आप देखोगे इस टाइप का एक मार्क दिखेगा आपको, ठीक है, सोने के भीतर में, मतलब बाहर में नहीं, बाहर में इस टाइप का मार्क नहीं रहेगा, तब तो यार शो ही खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये भीतर में दिया हुआ रहता है ना। सवाल होता है दैट ये है क्या भाई, देखो इससे एक्यूरेटली डिटरमाइन किया जाता है, इन एंड ऑफिशियल रिकॉर्डिंग किया जाता है दैट वो प्रेशियस जो मेटल आप खरीद रहे हो, राइट, उसमें जो वेरियस कंटेंट, जैसे गोल्ड का प्योरिटी कितना है, राइट, किस सेंटर में उसको जांचा परखा गया है, किस साल में उसको हॉलमार्क दिया गया है, वो सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट एक मोबाइल ऐप भी रहता है दोस्तों, उस ऐप का नाम मैं भूल रहा हूँ, राइट। तो वो आप कभी भी अगर कोई गोल्ड खरीदने जाते हो ना, उस ऐप से आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो दैट वेदर द गोल्ड यू आर परचेजिंग, वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, वेदर इट इज़ जेन्युइन और नॉट, ठीक है। नाउ किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सब संभाला जाता है, वो है BIS, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये ऑपरेट करती है गोल्ड एज वेल एज सिल्वर का हॉलमार्किंग स्ट्रीम इंडिया में, राइट। इसीलिए हम लोग हॉलमार्किंग को अलग नाम से भी बोलते हैं, दैट इज ये गारंटी है ऑफ प्योरिटी और फाइननेस ऑफ प्रेशियस मेटल्स, राइट। नाउ सवाल ये होता है दैट व्हाट इज द नीड ऑफ हॉलमार्किंग, क्या ये मैंडेटरी है? जी हाँ, एब्सोल्युटली। इंडिया की अगर बात करें ना, तो चाइना के बाद हम दुनिया के सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर है भैया गोल्ड के। हाउएवर अगर देख लीजिएगा लेवल ऑफ हॉल मार्किंग इंडिया में वो बहुत ही कम है। ओनली 30% ऑफ इंडियन गोल्ड ज्वेलर्स जो है वो हॉलमार्क्ड होते हैं। मेन रीजन क्या है इसके पीछे में? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट हॉलमार्किंग सेंटर्स। अब हॉलमार्किंग सेंटर्स होंगे तो ही ना यार वो होगा। तो सरकार मेक श्योर की जा रही है सरकार के द्वारा दैट हाँ, इन हॉलमार्किंग सेंटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्टैब्लिश किया जा सके, जिससे प्योरिटी को इंश्योर किया जा सके, जिससे हमारे देश में जो है कोई फ्रॉडबाजी भी ना हो। क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था पता है, दैट कोई भी छोटा सा दुकान से सोना ले लिए, ठीक है, आपको तो पता है दैट वो सोना है, दैट बट उस बंदे को पता है दैट उसने आपको कितना सोना में कितना मिलावट दिया है, या फिर एक्चुअली में वेदर इट इज़ सोना और नॉट, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है दैट अगर मैंडेटरी हॉलमार्किंग हो जाए तो इट विल प्रोटेक्ट द पब्लिक, है ना, लोगों को ही ये प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट द लोअर कार्टरेज, या फिर कभी वो चीट ना नहीं होंगे, राइट। सो इट विल हेल्प टू गेट द प्योरिटी एज मार्क्ड ऑन ऑर्नामेंट्स, एंड इट विल ऑल्सो ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी एंड अश्योर दैट द कंज्यूमर ऑफ द क्वालिटी ऑफ दैट है, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट इज इंडियन एक्सप्रेस में लिखा हुआ है, यह न्यूज़ था
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत आप सुन रहे होंगे दैट हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लग गया आग लग गया आग लग गया ना। सवाल होता है दैट आग क्यों लगा, तो ऑफ कोर्स क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक मतलब पेट्रोल डीजल वाला व्हीकल को छोड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट कर रहा है, राइट ना। शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड ओवरऑल बढ़ रही है, तो देखो एक तो सबसे मेन रीज़न है वो है क्लाइमेट चेंज, राइट ना। दूसरा बड़ा रीज़न है वो है कॉस्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज पहले बहुत ज़्यादा होती थी तो इसलिए एफर्ट करना मुश्किल हो जाता था, बट अभी क्योंकि प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा मास में हो रहा है ना तो इसलिए कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा घट रही है, ठीक है। तो इसलिए लोगों के पॉकेट भी फ्रेंडली हो गए हैं, राइट। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है दैट आप अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदोगे तो इतना % टैक्स माफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद व्हीकल कंपनीज, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, मतलब हर एक स्टेक होल्डर एक साथ आ गया दैट भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो मार्केट शेयर को बढ़ाना ही है अब दुनिया भर में, क्योंकि अब दुनिया भर में देखने ना सब ईवी 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 खरीद रहे हैं। इसीलिए जितना भी मोटर कंपनीज के शेयर्स है ना हमारे देश में वो भी काफ़ी ज़्यादा बिक रही है ना। ये चीज़ आप देखोगे। एनीवेज चलो वो तो बात की बात है, बट ये तो हो गया दैट क्यों इंक्रीज हो रहा है डिमांड का इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ठीक है ना। ये टॉपिक ओवरऑल अगर बात की जाए दोस्तों तो GS3 पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे वो थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस होने वाला है। क्यों, क्योंकि अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लग जा रहा है भाई, है ना। तो क्या रीज़न है, उसके पीछे साइंस ही तो कुछ होगा ना यार, है ना। ऐसे थोड़ा ना होगा। और ये इसलिए भी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया गया, क्योंकि इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर आग लग जा रहा है तो इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर गवर्नमेंट ऑफ दैट रीजन ओवरऑल, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये किया ना। ये हो क्यों रहा है, देखो क्यों लिखा हुआ वाई डू दीज बैटरीज कैच फायर। अब देखो बैटरी अगर चलेगा किस में चलेगा, अगेन फ्यूल कुछ रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, फ्यूल उसमें कैथोड एनोड ये सब आप नॉर्मल साइंस क्लास 11 में ही शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट रहता है। अब क्या होता है ना दैट एक तो गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चलेगा तो कुछ भी अगर चलेगा तो हीट तो जनरेट होगा ही भाई, है ना। फ्यूल है और ऑक्सीजन है ना, तीनों का जब मिश्रण हो जाता है तो आग तो लगना ही है भाई ना। आप दूसरे इसमें भी तो होता है ना जी, मतलब हीट तो अलग अलग व्हीकल्स में भी होता है। देखो अब क्या है ना दैट ये चीज़ जो है आपको समझना पड़ेगा दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये इनिशियल स्टेज में है अभी, ठीक है। इनिशियल स्टेज में खामियां निकलेंगी ही। आप कोई भी अगर इनिशियल बिजनेस भी अगर आप खोल रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ लॉस होगा ही, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता दैट हाँ सब कुछ फ़ायदा होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंसान गलती उसमें करता है। वही चीज़ अभी इंडिया में भी देखने को मिल रहा है दैट इनिशियल फेज है, कुछ ना कुछ जो भी प्रॉब्लम है गलतियाँ वो दिख रही है कंपनीज के द्वारा और उन गलतियों के ऊपर बेसिकली काम किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर बाई चांस सोचो ये वाला और कोई सोचो और भी कुछ है, राइट, तो वो अगर एकदम सामने सामने रखा हुआ और अचानक से आग लग ही सकता है, यू नेवर नो, हीट ड्यू टू ऑक्सीजन, ठीक है। शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इससे अब शॉर्ट सर्किट हो तो एनर्जी तो रिलीज होगा ही ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया और ये अनकंट्रोलेबल फैशन में आप इनफैक्ट कुछ कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, देख रहे हैं, ये पूरा आग लग गया अभी इसमें, है ना। सो ये देखो पूरा आग लग गया है, लोग निभा रहे हैं इस आग को। एनीवेज और भी वीडियो कुछ दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर भी देख लो कैसे करके आग लगा हुआ है, ठीक है। सो देख लो पूरा सीट के भीतर से आग निकल रहा है भाई साहब, ठीक है। सो दिस इज़ अ पुअर कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया दैट वी आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव सीन। एनीवेज बट सवाल ये होता है दैट चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस है अभी के मार्केट में अगर जैसे कि आप देख रहे हैं। तो देखो पहले तो इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट जो है यह अभी भी बहुत कम पेनिट्रेशन है। अभी अगर ये हाल है तो सोचो फ्यूचर में हम लोग बोल रहे हैं और भी ज़्यादा पेनिट्रेशन करेंगे तब क्या होगा, राइट। कैपिटल कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है और लोकल प्रोडक्शन जो है इनपुट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो is just about 35% of the total input production, right, मतलब which needs to be increased again. The production जो है it will be severely affected in terms of production cost again। जी हाँ, production cost को अगर नीचे ले आना है तो production बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा and uncertain policy environment, कहीं ना कहीं सरकार की जो policies है उसको और भी ज़्यादा specific करना पड़ेगा regarding the electric vehicles, जिससे ये जो अब देखो सरकार की अगर खुल के अगर पॉलिसी ज़्यादा से ज़्यादा आए ना तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट पॉलिसी। जब तक ओपेकनेस रहेगा ना तो तब तक मैन्युफैक्चरर्स भी जो है क्लियरली इस पर खुलकर R&D नहीं कर सकते हैं ना।
समझ रहे हो, क्योंकि कोई भी चीज़ में अगर R&D करोगे बहुत पैसे लगते हैं। R&D मतलब क्या होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको पता नहीं ना दैट उस रिसर्च करने से प्रॉपरली उसका रिजल्ट आएगा भी क्या नहीं, वो आपका पैसा पूरा डूब भी सकता है। सोचो आपने 10 करोड़ रुपए लगाए, पैसे पूरे के पूरे पैसे डूब भी सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है ना। नीड ऑफ द आवर क्या है, नीड ऑफ बोला गया दैट हमें शिफ्ट करना पड़ेगा फोकस फ्रॉम सब्सिडाइजिंग व्हीकल। अभी तो हम लोग व्हीकल को सब्सिडाइज कर रहे हैं ना, क्यों ना हम लोग सब्सिडाइज करें बैटरी को, क्योंकि बैटरी जो है ना इट मेक्स 50% ऑफ ईवी कॉस्ट, मेनली तो यही है। तो इसी को सब्सिडाइज कर दो ना आप, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। इंक्रीज इन फोकस ऑन इंसेंटिवाइजेशन इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स। जी हाँ, अब इन फोकस जो है ना इंक्रीज करने की ज़रूरत है हमें टू व्हीलर्स में, क्योंकि टू व्हीलर्स की अगर संख्या देख लीजिए 76% ऑफ व्हीकल्स जो है देश में हमारा टू व्हीलर्स है ना। फोर व्हीलर्स के पास इसके लिए पैसे चाहिए होते हैं यार, इतने पैसे कहाँ हैं लोगों के पास, ठीक है। सो वाइड नेटवर्क ऑफ चार्जिंग स्टेशंस भी हमें सेटअप करने पड़ेंगे अलग अलग जगह पे। ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन रहेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको भी लगेगा चल यार कहीं पर अगर बीच में अगर लटक गया तो मुश्किल नहीं होगा, वहाँ बीच में हम लोग चार्ज कर सकते हैं अपने व्हीकल को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें अभी बहुत ही ज़्यादा करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट द हिंदू से ये लिया गया GS3 कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज से आप इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं। वाई डू फार्मर्स ऑप्ट फॉर स्टबल बर्निंग। देखो माफ़ करना ये वाला एमिट नहीं किया गया, हाँ स्टबल बर्निंग के बारे में बात की जा रही है ना। सवाल होता है दैट क्यों फार्मर्स जो है स्टबल बर्निंग को ज़्यादा ऑप्ट। वैसे तो दुनिया देश भर में बहुत ज़्यादा चर्चा होती रहती है दैट स्टबल बर्निंग नहीं करना चाहिए। स्टबल बर्निंग होता क्या पहले ये बताओ तो। देखो क्या होता है ना दैट जैसे आपने धान उगाया, ठीक है, पैडी की खेती की, तो आपने पैडी का मेन फल तो ले लिया आपने, बट बाद में जो ये स्ट्रॉज होते हैं ना वो इसी में फील्ड में ही छोड़ दिया जाता है। इसको एक्चुअली में उठाया भी नहीं जाता क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा फार्मर्स का। तो फार्मर सोचती है चलो भाई इस फील्ड को जला ही देते हैं, है ना, क्योंकि इसको जलाने से थोड़ा ना फॉरेस्ट फायर हो जा रहा है, ऐसी तो बात नहीं है ना भाई। तो उसको जलाने से क्या होता है ना दैट किसानों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो वही चीज़ बोला जा रहा है दैट ये वैसे तो बंद करने के लिए बात की जा रही है क्योंकि इससे जो है काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है देश भर में, ठीक है। बट उनके पास देखो किसानों के पास एक तो कम पैसे कमाते हैं, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, ठीक है। तो वो लोग सोचते हैं चल भाई अब सरकार भी डायरेक्ट हेल्प नहीं कर रही है तो उससे अच्छा जला ही देते हैं, ठीक है। अब किसानों को आप बोल भी नहीं सकते हो ना, ऐसा किसान अगर सोचो अपना फील्ड जला दिया तो आप थोड़ा ना उसको जेल में भरोगे, है ना, नहीं भर पाओगे आप, ठीक है। सो द फार्मर्स आर इल इक्विप्ड टू डील विद द वेस्ट। जी हाँ, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड द न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज अवेलेबल टू हैंडल द वेस्ट मटीरियल, ठीक है। नए टेक्नोलॉजी खरीदने में पैसा लगेंगे ना जी, कौन देगा पैसा, है ना। विथ लेस इनकम कम है ना, क्रॉप डैमेजेस के कारण, इसलिए फार्मर्स आर लाइकली टू बी इंक्लाइन टू लाइट अप देयर फील्ड्स, है ना। अगर ज़्यादा पैसा रहता तो वो लोग सोचते भी इधर चल भाई सरकार जो बोल रही है वो कर देता है, बट एक तो कम पैसे हैं, है ना। डायरेक्ट मदद भी ऐसे तो हम लोग कागज़ में तो बहुत बोलते हैं किसानों को मदद ये वो, बट एक्चुअली में अगर उनसे पूछेगा ना ग्राउंड लेवल में तो तब आपको पता चलेगा। अगर आप लोगों में से कोई किसान है तो आपको पता चलेगा दैट एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए बोलना बहुत ईजी होता है बट करना एक्चुअली मुश्किल होता है। बट सवाल ये होता है दैट क्या स्टबल बर्निंग वो लोग करते क्या उसके पीछे कुछ तर्क वो लोग देते हैं, क्या कुछ फ़ायदा होता है। जी हाँ, कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। एक तो पहले बात तो सबसे चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, वो जल्दी से क्लियर हो जाता है, फील्ड एकदम साफ खाली हो जाता है, राइट। जो वीड्स होता है ना, वीड्स को भी ये मार देता है, ये बहुत अच्छा है ना। इंक्लूडिंग वैसे वीड्स जो क्या विच आर एब्सोल्युटली रेजिस्टेंट टू केमिकल हर्बिसाइड्स। केमिकल हर्बिसाइड्स भी छींटने से वो वीड्स नहीं मरते, तो उस टाइप के वीड्स को ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ये अच्छी बात हुई ना यार, क्योंकि वीड्स के कारण क्या होता है ना दैट नॉर्मल फसल जो वो प्रॉपरली नहीं उग पाती है, ठीक है। इट किल द स्लजेस एंड अदर पेस्ट। जी हाँ, इट कैन रिड्यूस नाइट्रोजन टाई अप एज वेल, ठीक है। ये कुछ एडवांटेजेस है, बट इफेक्ट्स अगर देख लीजिएगा, पोल्यूशन सबको ही को पता है क्या क्या रिलीज करती है। देखो मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर एब्सोल्युटली वोलेटाइल एंड डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स जो विच आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर। उसके बाद सॉइल फर्टिलिटी बर्बाद कर के रख देती है। हीट पेनिट्रेशन अगर देख लीजिएगा, देयर इज लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड यूजफुल माइक्रोब्स देयर, राइट। तो इस आर्टिकल में एक छत्तीसगढ़ मॉडल की बात की गई थी। छत्तीसगढ़ मॉडल अगर हम लोग अपना रहे हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। उस छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था ना, सेटअप किया गया था गौथान्स। अब गौथान क्या होता है, यह एक डेडिकेटेड 5 एकड़ का प्लॉट होता है दोस्तों, है ना, विच इज़ हेल्ड कॉमन इन ईच विलेज। हर एक विलेजेस में कॉमन रहेगा, राइट, वेयर ऑल द अनयूज्ड स्टबल्स इज कलेक्टेड।
सोचो अनयूज स्टेबल्स है उसको प्रॉपरली एक जगह कलेक्ट किया जाता है, राइट, एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। उसके बाद उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ काउ डंग एंड अदर नेचुरल एंजाइम्स। ठीक है, मतलब एक 5 एकड़ का प्लॉट, उसमें डिफरेंट किसानों को बोला जाता है आप लोग रखिए यार, आप वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिए। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होता है दैट किसान भी, अब वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन देने बोला जा रहा है ना, मतलब आपको प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रूरल यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप सोचिए ना दैट उसी से अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना रहे हो उसको बेचोगे ना अल्टीमेटली, तो जो बेचोगे, जो यूथ काम करेंगे उसको पैसे भी तो मिलेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में अराउंड 2000 गौथान्स की सेटअप की गई थी, तो इस टाइप के मॉडल्स भी डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी हमें सेटअप करना चाहिए। नेक्स्ट है कोयला स्थिला, कोयला कोयलास्टिला गैस फील्ड रिसेंटली अभी बांग्लादेश में इसको डिस्कवर किया गया है। ठीक है, और इसका कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने का 20 मिलियन क्यूब फीट ऑफ गैस हर दिन के बेसिस पे, राइट। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये देखो, ये वाले रीजन में, सिलेट वाले रीजन में, देख रहे हो, ये बांग्लादेश का है ना, याद रखना। नेक्स्ट इज ट्रांसनिस्ट्रिया। नाउ ट्रांसनिस्ट्रिया एक रीजन है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अभी, क्यों? क्योंकि इस रीजन में भी कहा जा रहा है कुछ बम का आवाज़ सुनने को मिला था। ठीक है, ये कौन सा रीजन है, ये देखो, ये है ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक सी, ये है टर्की। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप यूक्रेन है ना, क्रीमिया, रशिया, रोमानिया, बल्गेरिया, और ये है मोल्दोवा। मोल्दोवा एक लैंडलॉक्ड कंट्री है ना। अब मोल्दोवा से ही ये जुड़ा हुआ, ये देखो यहाँ पर ट्रांसनिस्त्रिया। ठीक है, यह एक ब्रेक अवे रीजन है मोल्डोवा का, जो क्या मोल्डोवा और यूक्रेन के बीच में लाई करता है। इट इज़ नाउ रिस्क बिंग, मतलब ये ऐसा बोला जा रहा है दैट अभी रशिया यूक्रेन वॉर में इस रीजन को भी मतलब इस रीजन में एक्सप्लोजन सुनने को मिला, मैंने पहले ही बोला। अच्छा, ट्रांसनिस्ट्रिया अगर देख लोगे, अभी भी रशिया ने भी इसकी इंडिपेंडेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन एंड इट्स इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर सब्सिडीज एंड फ्री गैसेज। ठीक है, और मोस्ट ज़्यादातर ट्रांसनिस्ट्रियन पीपल जो है ना, उनके पास डुअल सिटीजनशिप है, रशिया का भी और ट्रांसनिस्ट्रिया का भी। किन किन के पास तो ट्रिपल सिटीजनशिप भी है, जिसमें रशिया ट्रांसनिस्ट्रिया तो आता ही है, पर साथ ही साथ मोल्दोवा का भी उनके पास है। ठीक है, तो ये एक रीजन है, बाई चांस रीजन इन न्यूज़ अगर बीच बीच में आ गया तो एटलीस्ट यू विल बी वेल इनफ टू एटलीस्ट आंसर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, या ट्रांसनिस्ट्रिया याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मेघालय रेगुलेशन ऑफ गेमिंग एक्ट 2021 न्यूज़ में था, इसलिए था क्योंकि इस मूव को अपोज किया जा रहा है वहाँ के कुछ लोगों के द्वारा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। चलो हमें वो चीज़ याद नहीं रखना, हमें सिर्फ ये देखना है मेघालय रेगुलेशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट के थ्रू मेघालय गवर्नमेंट ने वहाँ पर लीगलाइज कर दिए कैशिनोज और ऑनलाइन गैम्बलिंग को स्टेट में, जिससे स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। बट उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है, जैसे वहाँ के लोग जो है अगर उससे एडिक्ट हो गए तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे उनके। एनीवेज, नेक्स्ट इज वाटरमैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया, इसलिए यह असम ट्रिब्यून में न्यूज़ में था क्योंकि वो अटेंड करने वाले थे असम यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन प्रोग्राम को, इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। अगर डॉक्टर राजेंद्र सिंह की बात करें, अनडाउटेडली इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया तो कहा ही जाता है, बट साथ ही साथ रेमन मैग्सेसे अवार्डी भी हैं ये। स्टॉकहोम वाटर प्राइज अवार्ड भी डॉक्टर राजेंद्र सिंह को मिला हुआ है, राइट। सो ये बहुत बड़े पर्सनालिटी है। ठीक है, सो जस्ट न्यूज़ में था, सो आई थॉट ऑफ मेंशनिंग इट विथ यू, राइट। बिकॉज देखो इस टाइप के फैक्चुअल ट्रिविया भी कभी बहुत समय पूछते हैं APSC, तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। एनीवेज, आते हैं MCQs में। कल के कुछ MCQs थे दोस्तों। पहला MCQ का सही आंसर था बोथ 1 और 2 ई श्रम पोर्टल के रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स दिए गए थे। ठीक है, दोनों बिल्कुल सही थे। दूसरा वाला पूछा गया था हनी बियर वाला स्पीशीज, जो क्या ऑफकोर्स कल ही वाले डिस्कशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके साथ। स्लॉथ बियर वाज अ करेक्ट आंसर देयर। नेक्स्ट इज गगन सिस्टम, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सही आंसर ऑप्शन था एयरवेज, राइट। बहुत सब लोगों ने ही ऑलमोस्ट सही आंसर दिया, ये देखिए सब लोगों ने CDA माफ़ करना, CDA है ना, CDA सब ने, वेरी गुड, वेरी प्राउड ऑफ यू। चलो बहुत अच्छे, सब ने आंसर दिया। अच्छा, कुछ क्वेश्चन भी थे आप लोगों में से किसी जन का, जैसे दीपा मुनि कोच ने यह क्वेश्चन पूछा था, सर आप जॉब एनालिसिस करती हूँ, ओके, तब APSC के लिए कौन सी पॉइंट मेन है उसको हाईलाइट कर जाना। ओके ठीक है, तो दीपा मुनि कोच, लेट मी टेल यू दैट
देखो एज सच कोई भी पॉइंट जो है ना, मैं जब भी कोई डिस्कस करता हूँ मैं एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई टॉपिक को अच्छे से एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करने की कोशिश कर मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे फ़ायदा आपको यह होगा दैट आपको एक होलिस्टिक ज्ञान मिलेगा। अगर मैं नॉर्मल, देखो नॉर्मल कोचिंग में क्या होता है मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, जो हम लोग बहुत रहा इसमें नहीं करते हैं। नॉर्मल में क्या बोलेगा आपको, हाँ ये पॉइंट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है ना। देखो आप अगर 2021 का क्वेश्चन देखकर अगर एपीएससी पढ़ रहे हो ना, आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। 2021 का प्रीलिम्स एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, लेकिन बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। यू नेवर नो दैट अभी उन लोग पैटर्न जब यूपीएससी बोला है तो मेक श्योर दैट हम लोग को वर्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा ना जी। देखो अगर हम लोग वर्ष के लिए तैयार कर रहे हैं तो ये तो जब मैं बोल रहा हूँ उसको बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब ऑफकोर्स उसका कंटेंट को आपको सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होएगी, ठीक है। क्योंकि लाने भी हैं आपने, देखो अगर अच्छे से अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रॉपरली अगर डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करते हो ना, तो आपको 60% मार्क्स लाने से तो दुनिया की कोई 60% तो बहुत कम बोल दिया मैंने, 70% 75% से तो कोई रोक ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि मैं 25% इसलिए छोड़ रहा हूँ ना, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे जो है, एक देखो बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे ही पढ़ रहे होंगे, राइट, खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे क्या नहीं, है ना। बहुत सारे हमारे एकेडमी को जोड़ कर रहे होंगे, जो एकेडमी से जुड़कर पढ़ रहा है उनके लिए तो A to Z ही करवाया जाता है ना। हमारे हर एक फैकल्टीज कोशिश करते हैं A to Z आप लोगों को, जो मतलब कोई भी चीज़ छोड़ने नहीं है हमें, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर छूट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो वो बात तो अलग होगी, बट जो आप लोगों में से सेल्फ स्टडी कर रहा है उनके लिए भी तो हमें देखना है ना। तो उनके लिए मैं मेक श्योर करूंगा दैट यहाँ से अगर आप जो पढ़ोगे वो कंटेंट आपको प्रॉपरली घुसे। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट में बिलीव करते हो ना दैट हाँ एपीएससी के लिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको देख कर पढ़ना है, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, ऐसे मत करना, है ना। क्योंकि देखो एपीएससी अगर आप दे रहे हो ना, आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स तो नहीं दे रहे हो ना जी। प्रीलिम्स का अगर बात होता है ना तो पॉइंट हम लोग कर लेते हैं। जैसे आप त्रिपुरा का अगर एग्जाम देखोगे वहाँ पे कुछ नहीं, मेंस में भी वो लोग एमसीक्यूज पूछ लेते हैं, ठीक है। तो उस टाइप का तो आपका एग्जाम नहीं है ना, आपका मेंस में लिखना पड़ता है भाई यूपीएससी की तरह। जब लिखना पड़ेगा ना तो इस टाइप का एनालिसिस करो, क्योंकि इवेंचुअली यू आर नॉट, आप ऐसा तो नहीं है ना दैट आप पैसे देकर एग्जाम निकाल रहे हो, मेहनत करके एग्जाम निकाल रहे हो, राइट। पैसे निकल एग्जाम निकालना होता तो आप मेरे पास पढ़ते ही क्यों यहाँ पे बहुत राइस एकेडमी में, ठीक है। आप तो ऐसे ही पैसे देकर निकल जाओ, बट आप लोग सीरियस स्टूडेंट्स हो, राइट। सीरियसनेस जब आएगी तो मेक श्योर करना होलिस्टिक वे में डिस्कस करना। ऐसा कोई पॉइंट होता नहीं है, ठीक है, दैट हाँ इस पॉइंट को अगर मैंने लिखवा दिया तो वही पॉइंट आएगा। यू नेवर नो कैसा क्वेश्चन यूपीएससी एपीएससी कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट हम लोग को तैयार रहना चाहिए सब केस में, ठीक है। चलो आज के क्वेश्चन हम देख लेते हैं कुछ। सबसे पहला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टबल बर्निंग इन इंडिया। ओके, पहला है इट डिस्ट्रॉयज द ग्राउंड न्यूट्रिएंट इन सॉइल मेकिंग इट लेस फर्टाइल। दूसरा है दिस प्रोसेस ऑफ स्टबल बर्निंग हैज नो एडवांटेजेस। आपको बताना है करेक्ट कोड कौन सा है इसमें, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हॉलमार्किंग ऑफ प्रेशियस मेटल्स। पहला है हॉलमार्किंग इज डन फॉर गोल्ड ओनली। दूसरा, हॉलमार्किंग स्कीम इन इंडिया इज ऑपरेटेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Next is Koilastila gas field recently seen in news was discovered recently in which among the following countries? ईरान, इराक, कजाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में अगेन लिखना है, मैं आई विल जस्ट वेट फॉर योर आंसर ऑफ कोर्स। नेक्स्ट आज का मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस द इश्यूज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, व्हाट इंडिया शुड डू टू चेक राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज को आपको डिस्कस करना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको लिखना पड़ेगा दैट ये एक्चुअली में होता क्या है, राइट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल में आपको डिस्कस किया था ना, उससे डेटा आप डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है ना। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या है, जैसे जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, डिक्लाइन इन स्मॉल स्केल या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली कोविड के बाद तो जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो उन्होंने बहुत ही गंदा मार खाया है, राइट। जॉइंट फैमिली सिस्टम से क्या होता है ना कहीं उस रीजन्स में डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट हम ज़्यादा देखने को मिल रहा है, राइट। मोबिलिटी ऑफ लेबर, एडुकेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये
अंधाधुन हो रहा है, एजुकेशन उतना प्रॉपरली मिल नहीं रहा है, स्किल ट्रेनिंग लोगों को मिल नहीं रहा है, लेबर की मोबिलिटी जो एक रीजन से दूसरे रीजन हो जा रही है, मतलब इससे ये हो रहा है ना दैट एक रीजन में तो लेबर्स बहुत ज़्यादा है बट दूसरे रीजन में बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, राइट। सॉल्यूशन टू रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट वो क्या है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें करना पड़ेगा, कॉलेज लेवल में जो है करिकुलम जो है ना उसमें मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा, मेक श्योर करना पड़ेगा दैट कॉलेज जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उनको इंडस्ट्रीज से जोड़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा दैट आप लोग को फ्री लेवल मिल जाएगा यार, एक सेमेस्टर के लिए हम लोग दे देंगे, आप लोग प्लीज़ उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे दो, राइट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है उसको इंकरेज करने की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया को प्रमोट करना पड़ेगा, जैसे क्या है ऑफ कोर्स टेक्सटाइल गारमेंट्स ये सब फूड प्रोसेसिंग लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट को सेक्टर्स जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा सरकार को खर्चा करना पड़ेगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करेगी तो ऑब्वियस सा बात है वहाँ से जो है ना लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है दोबारा, ठीक है। सो द रिसेंट इनिशिएटिव पे गवर्नमेंट क्या क्या भैया, स्माइल इनिशिएटिव, दक्ष, मतलब ये सब वेरी सरकारी इनिशिएटिव, इसको आप अगेन एक्सप्लेन भी कर सकते हो, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मेक श्योर यार आप एक्सप्लेन करके लिख दो, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आप अपने आंसर्स को होलिस्टिक बना सकते हो। एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास, विल बी मीटिंग नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच।